अमित शाह का उत्तराखंड दौरा टला। शाह अब 29 और 30 अक्टूबर को देवभूमि जाएंगे। प्रदेश महामंत्री के मुताबिक व्यवस्था के चलते ये निर्णय लिया गया है। 29 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर आने की संभावना। देवभूमि में चुनावी हलचल हुई तेज। आम आदमी पार्टी का दावा 30 नवंबर तक सभी 70 सीटों पर घोषित होंगे उम्मीदवार। आप प्रदेश प्रभारी ने कहा, बीजेपी कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा होगी। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 28 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 4 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 175 पहुंची। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा टल गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, अमित शाह अब 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। वहीं प्रदेश महामंत्री के मुताबिक व्यवस्था के चलते ये निर्णय लिया गया है। 29 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर आने की संभावना है। दरअसल पहले 16 और 17 अक्टूबर को आना था, लेकिन अब यह दौरा टलकर 29 और 30 अक्टूबर को हो गया है। यानी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। 29 अक्टूबर से 2 दिवसीय दौरे पर आने की संभावना है। फिलहाल कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम अमित शाह का उत्तराखंड दौरे के दौरान रहेगा। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है। अब 29 और 30 अक्टूबर को आने वाले, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, अमित शाह का दौरा 16-17 अक्टूबर को तय था और उनके कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी भी कर ली थी और एक गहन बैठकों का दौर चलता और चूंकि चुनाव का समय है, चुनावी तैयारियों के लिहाज से यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा था। लेकिन कल ही उनके जो प्रदेश महामंत्री हैं कुलदीप कुमार ने बताया कि गृह मंत्री की व्यस्तता के चलते यह दौरा अब रद्द हो गया है और अब ये आगामी 29-30 अक्टूबर को संभावित है। उन्होंने अभी ये भी नहीं बताया है कि ये जो 29-30 का दौरा तय ही हो गया है, लेकिन उन्होंने संभावना जताई है कि 29-30 अक्टूबर को शायद गृह मंत्री उत्तराखंड आ सकते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं और उत्तराखंड की जो वर्तमान स्थिति है पार्टी की, संगठन की, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उनका आपको बता दें कि अमित शाह की व्यस्तता की वजह से दौरा टला है और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी है उसको लेकर के अमित शाह का दौरा वहां का होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के सघन दौरे पे रहेंगे और शायद इसीलिए जो है उनका दौरा टला है। जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, जिस तरह की वहां आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, उसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का अचानक दौरा तय हुआ है, जिसके चलते उत्तराखंड का 2 दिवसीय दौरा भी टाल दिया गया है। लेकिन 29-30 अक्टूबर तक उनके उत्तराखंड आने की संभावना है, जो बीजेपी नेता ने बताया है। और उन्होंने कहा है कि जो सभी प्रभारी और सह प्रभारी 70 की 70 विधानसभाओं में जो तय किए जा चुके थे संगठन की तरफ से, उनको उन विधानसभाओं के प्रवास के लिए बोल दिया गया है और अमित शाह जब आएंगे तो उन प्रभारियों के पास उस प्रवास की कुछ रिपोर्ट भी उनके सामने रखी जाएगी और पार्टी को थोड़ा और समय मिल गया है अपनी सांगठनिक तैयारियों को अंजाम देने का। और जब अमित शाह आएंगे तो उनके पास एक व्यापक डाटा होगा राज्य में पार्टी और संगठन की स्थिति का, उनके क्रियाकलापों का, उनके कार्यों का। तो सोनिका, अभी तो फिलहाल गृह मंत्री का जो दौरा है वो टल गया है। अब देखने वाली बात होगी कि 29-30 अक्टूबर को अगर गृह मंत्री आते हैं तो किस तरह से क्या क्या गतिविधियां रहेगी, उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी आएगा तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धीरेन्द्र, कई मुद्दों पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरेगी। ऐसे में अमित शाह का उत्तराखंड पहुंचना कितना फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए, अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या कोई भी ऐसा स्टेट जहां पे बीजेपी एक प्रमुख पार्टी के तौर पे है, वहां पे अमित शाह जो है मुख्य रणनीतिकार के तौर पे उभर करके आते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए कि 2017 की अगर बात करें तो अमित शाह उसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, लेकिन इसके बाद भी उनका उत्तराखंड कई उनकी सभाएं हुई और उसका पूरा असर पड़ा
उत्तराखंड के चुनाव परिणाम में। तो और बीजेपी पहली बार राज्य निर्माण के बाद पहली बार 2017 में प्रचंड बहुमत से 70 में से 57 सीटें लेकर के सत्ता में आसीन हुई। तो बिल्कुल अब उसी तरह से एक बार फिर जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब अमित शाह आएंगे उनको चुनावी मंत्र देंगे, उनकी कमजोरियों को बताएंगे और उनको एक तरह से ओवरहॉलिंग करेंगे और उनको चुनाव के लिए तैयार करके मैदान में उतार देंगे। तो उसका पूरा फायदा पार्टी को सत्ता वापसी में मिलेगा, ऐसी उम्मीद उनके कार्यकर्ताओं ने की है। सुनता ठीक है धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा होना है, फिलहाल टल गया है और अभी 29 और 30 अक्टूबर को होगा। बेहद अहम उनका दौरा माना जा रहा है क्योंकि चुनावी मौसम उत्तराखंड में चल रहा है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले देवभूमि में चुनावी हलचल तेज हो गई है। बड़ी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी का दावा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दरअसल 30 नवंबर तक सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी बीजेपी कांग्रेस से पहले उम्मीदवारों की घोषणा करेगी आम आदमी पार्टी, ये प्रदेश प्रभारी की तरफ से कहा गया है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनावी हलचल देवभूमि में तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में है। इससे पहले तमाम प्रभारियों की घोषणा की गई विधानसभा क्षेत्रों में और अब बड़ी जानकारी है कि 30 नवंबर तक सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। और कहा यह भी गया है प्रदेश प्रभारी की तरफ से कि बीजेपी कांग्रेस से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। तो उत्तराखंड की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने पहली बार कदम रखा है और एक्टिव मोड में है। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को भी घेरा जा रहा है और जनता को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। विशाखा चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, बड़ी जानकारी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने वाली है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए हम अपनी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं दिनेश मोहानिया, उन्होंने कहा है कि आने वाले 30 नवंबर तक जो सभी विधानसभा सीटें हैं 70 की 70, उन पर अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आम आदमी पार्टी जारी कर देगी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पहले अपने हर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि आम आदमी पार्टी के पास न कार्यकर्ताओं की कोई कमी है, न ही चेहरे की कोई कमी है। इससे पहले मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कर्नल अजय कोतवाल के रूप में पहले ही घोषित कर चुकी है और अब 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आपस में एक तरीके से कहिए कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति अभी जो सियासत चल रही है, विधायक और मंत्री एक कांग्रेस से भाजपा से कांग्रेस से भाजपा में आने के जो तमाम प्रयास है वो लगाए जा रहे हैं। इसके बीच आम आदमी पार्टी अपनी जो चुनावी रणनीति है उसको तेज करता हुआ की जो एक तरीके से रणनीति है उसको बनाते हुए ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने लेकर आ रही है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि आने वाले 30 नवंबर तक जो लिस्ट है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो जारी कर दी जाएगी, किस विधानसभा पर उनका कौन सा उम्मीदवार उतरेगा, किसको चेहरा वो बनाएंगे, कौन उनकी तरफ से लड़ेगा। और इस तरह से आम आदमी पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वो राज्य में फिलहाल देखने को मिल रही है। और जानकारी ये भी दीजिएगा विशाखा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, खासकर रोजगार गारंटी कार्ड खेला जा रहा है, कितना कामयाब आम आदमी पार्टी हो पाएगी? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए रोजगार को एक बड़ा जो मुद्दा है वो आदमी पार्टी बनाई है जब से शुरू हुई है चुनावी अभियान के तहत, अपने चुनावी रणनीति के तहत। और बेरोजगारी पर कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधती आई है कि रोजगार के अवसर राज्य में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं सरकार के द्वारा। और यही एक मुद्दा है जिस पर तमाम उसी के इर्द गिर्द चुनावी रणनीति है आदमी पार्टी की वो गढ़ी गई है। और जाहिर तौर पर जो रोजगार गारंटी कार्ड है उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे किए गए हैं कि बहुत जो युवा है वो भारी संख्या में उनके साथ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। 18 से 35 वर्ष के जो युवा है वो उनके साथ है, उनका वोट बैंक उनके साथ है और रोजगार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन यह समय बताएगा कि किस तरह से यदि आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि युवा वोट बैंक उनके साथ है तो किस विधानसभा से किस उम्मीदवार को कितना युवा वोट बैंक मिलता है यह तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जाहिर तौर पर जो युवा वोटर्स हैं उनको लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रोजगार को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है और कांग्रेस और भाजपा दोनों पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि राज्य में
बारी बारी जो सत्ता है वो कांग्रेस को भी मिली है और भारतीय जनता पार्टी को भी मिली है, लेकिन रोजगार को लेकर दोनों ही पार्टियों ने कहीं कोई काम नहीं किया है। और अपनी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो वो 1 साल के भीतर 6 महीने के भीतर 1 लाख से अधिक जो नौकरियां हैं उसके अवसर राज्य में उपलब्ध कराएगी। ये तमाम दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। विशाखा, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 70 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस से पहले ही उम्मीदवार उतार देगी। क्या हलचल इसके बाद आप देख रही हैं उत्तराखंड की राजनीति में? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए इससे पहले जो तमाम चीजें थी वो यह लग रहा था कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कहीं ना कहीं जो नाराज लोग होंगे या जिनको टिकट नहीं मिलेगा उन लोगों को अपनी जो पार्टी में शामिल करके उनको विधानसभा सीटों पर उतारेगी। लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा करी गई है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पहले अपनी लिस्ट जारी करेगी, तो जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि कम से कम जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके तौर पर जो आम आदमी पार्टी है वो बिल्कुल निश्चिंत है और उन्हें पता है पहले से ही कि किस सीट पर अपने किस कार्यकर्ता को, किस उम्मीदवार को उतारना है, ताकि जो उद्देश्य है आम आदमी पार्टी का वो पूरा किया जा सके। ठीक है विशाखा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें उत्तराखंड ने जिस तरीके से आपदा की मार झेली उसके बाद कई गांव उजड़ गए और अब बड़ी जानकारी है कि आपदा से उजड़े 83 गांवों को सरकार ने एक बार फिर से बसाया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इसके लिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आई है। गांव के पुनर्वास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए कहा गया है और पुनर्वास पर सरकार के अब तक 61.02 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तकरीबन 83 गांवों को सरकार ने एक बार फिर से बसाया है। उत्तराखंड में आपदा जिस तरीके से आई और उस आपदा की मार उत्तराखंड ने झेली, साथ में तबाही लोगों में देखी गई, लोगों के घर उजड़ गए। इसके बाद अब सीएम धामी की सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। तकरीबन 83 गांवों को एक बार फिर से सरकार की तरफ से बताया गया और गांव के पुनर्वास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर भी रखा गया है, सीएम धामी की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही साथ कई करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं। धनराज गर्ग संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, जानकारी मिल रही है कि जो आपदा में उजड़ गए थे गांव, अब उन्हें एक बार फिर से बसाया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है और तमाम यहाँ पर आपदाएं आती रहती हैं। आपने देखा होगा 2013 में भी जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो गांव के गांव उजड़ गए थे और लगभग ऐसे 83 गांव ऐसे हैं जो उजड़ गए थे, जिनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो 83 गांव हैं उनको सरकार ने बसाने का काम किया है, दोबारा से पुनर्वास उनका कराने का काम सरकार ने किया है, जिसमें 61.02 से के लगभग करोड़ के लगभग खर्चा आया है और तमाम जो पुनर्वास गांव का है वो किया जा रहा है। और साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दे दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि जो पुनर्वास गांव बसाने का कार्य है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि लोग अभी भी बिना छत के खुले आसमान में अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऐसा पुनर्वास का कार्य बाकी ना रहे और जल्द से जल्द इसको निपटा जाए। यानी कि 2022 का चुनाव नजदीक है और आचार संहिता भी लगने वाली है उत्तराखंड में सोनिका। उससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास है कि जो लोग अभी खुली छत के नीचे हैं उनको कहीं ना कहीं छत जरूर दी जाए और पुनर्वास उन गांवों का किया जाए। जी सोनिका, यानी धनराज, गांव को एक बार फिर से बसाने के जरिए वोट बैंक तैयार करने की पूरी कोशिश है। जी बिल्कुल सोनिका, कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार योजनाओं पे योजना निकाल रहे हैं, उनको धरातल पर उतारने की बात लगातार कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित योजना हो, चाहे छात्रों से संबंधित योजना हो या युवाओं से संबंधित योजनाएं हो, तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निकाल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो योजनाएं निकालते हैं उनका कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि जो अभी आचार संहिता उत्तराखंड में लगने वाली है उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास है कि जो भी ऐसी योजनाएं वो निकाल रहे हैं तमाम लोगों को 2022 के चुनाव से पहले वो उपलब्ध हो जाए सुविधाएं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा असर बीजेपी को 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि जरूर सोनिका, कहा जा सकता है कि जो योजनाएं निकाली जा रही है वो कहीं ना कहीं सीधा लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, तो जरूर इसका चुनाव में असर मिलेगा और बीजेपी को इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड में हो सकता है।
धनराज, सीएम धामी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है गांव को बसाना और करोड़ों के खर्च भी इसमें हुए हैं। क्या वाकई वही तस्वीर देखने को भी मिल रही है जो कहा जा रहा है? जी बिल्कुल सोनिका, यदि अभी तक की बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर सतर्क नजर आए हैं और उन्होंने कल ही एक बैठक की थी और उसमें साफ तौर पर अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश भी दिए हैं कि जो भी पुनर्वास का कार्य है वो तुरंत किया जाए। तो कहीं ना कहीं उसके करने के लिए अधिकारियों को बाध्य होना पड़ेगा और उनको वो काम करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जब 2013 की आपदा आई थी तो कहीं ना कहीं गांव उजड़ गए थे और गांवों को उजड़ने के बाद अभी तक भी उनको छत नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जिनको अभी तक छत नहीं मिल पाई है और खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोचते हुए साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अधिकारी इसमें कुछ एक्टिव मोड में आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सोनी का ये सच है कि जब इन लोगों को छत मिलेगी तो जरूर इनका रुख बीजेपी की ओर जाएगा और बीजेपी को 2022 के चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, कांग्रेस की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो जानकारी सामने आ रही है देवभूमि से, कांग्रेस ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। शहीद जवान सोनित कुमार सैनी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। कैंडल मार्च में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। तो शहीदों पर बीजेपी की तरफ से भी लगातार सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, शहीदों के गांव पहुंचा जा रहा है। इसमें कांग्रेस भी अब पीछे नहीं रही, कांग्रेस ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। शहीद जवान सोनित कुमार सैनी के लिए कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। तो जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट देवभूमि से सामने आ रहा है। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। जानकारी मिल रही है कि हालात उत्तराखंड में अब सामान्य होने लगे हैं। 24 घंटे में 28 नए संक्रमित मामले सामने आ गए हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 24 घंटे में 4 मरीज ठीक हुए। हालांकि ये राहत भरी खबर है कि एक भी मौत नहीं हुई है बीते एक सप्ताह से। 175 सक्रिय मामले उत्तराखंड में फिलहाल मौजूद है। हालांकि आंकड़े जरूर बढ़ गए हैं बीते दिन के मुकाबले, लेकिन हालात सामान्य हो रहे हैं उत्तराखंड में और प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं तीसरी लहर को देखते हुए, क्योंकि विशेषज्ञों की तरफ से तीसरी लहर की आशंका भी जाहिर की गई है। हालांकि त्योहारी सीजन चल रहा है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं बाजारों में, ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो सके, भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड में अब रफ्तार कोरोना वायरस से थमने लगी है, क्या वाकई ग्राउंड जीरो पर ऐसी तस्वीरें आप देखते हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में उत्तराखंड के अंदर कमी आई है, तो साथ ही साथ अब कोरोना का भय भी लोगों के अंदर से कम होने लगा है। देखिए जिस तरीके से कोरोना जब अपनी पीक पर था सेकंड वेव के दौरान, तो अब तब लोगों को काफी डर था कोरोना का, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार में कमी आई, लोगों की लापरवाही भी मार्केट में दिखने को मिलती है, चाहे वो त्योहारों के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में कहा जाए। लेकिन मार्केट में अब लोग थोड़ी लापरवाही दिखाते नजर आते हैं, जिसको लेकर के लगातार जो प्रशासन है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आज देखिए आज विजयदशमी का दिन है और लगातार जो कार्यक्रम शहर के अंदर आयोजित होने वाले हैं, जिसको लेकर के बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का पालन कराना बेहद ही मुश्किल होगा, चुनौतीपूर्ण होगा कि प्रशासन वहां पर कोविड गाइडलाइन का प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो कराती है। तो इससे कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की लापरवाही राज्य में देखने को मिलती है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सरकारों का जो कार्य करने का तरीका रहा है, जिससे सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया और कोविड को बिल्कुल निचले स्तर पर ले आया, जो मौतों का आंकड़ा है वो भी देखिए पूरी तरीके से थम चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के कार्यक्रम पूरे शहर के अंदर, पूरे राज्य के अंदर अगर आयोजित होंगे, वहां पर भीड़ जुटेगी, तो कहीं ना कहीं इसका खतरा बढ़ने की आशंका हो सकती है। सोनिया, क्या कदम प्रशासन उठाने की तैयारी कर रहा है संचित? देखिए मैं आपको बताऊं कि आज तमाम तरीके के कार्यक्रम देहरादून शहर के अंदर आयोजित है, जिसमें एक कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री भी उपस्थित होंगे। तो जहाँ पर मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे तो वहाँ पर जाहिर तौर पे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम तरीके की
जो भीड़ होगी वहाँ पर होगी, तमाम तरीके के नेता वहाँ पर मौजूद होंगे। और देखिए कोविड काल के बाद लगातार जिस तरीके से काफी त्योहार लोगों ने घर पर मनाए, उसके बाद अब जब कोविड काल धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो तमाम तरीके के कार्यक्रम जब आयोजित होंगे तो लोगों के अंदर एक उत्साह है मार्केट में जाने का, उत्साह है अपने त्योहारों को मनाने का। हिंदू धर्म में जिस तरीके से सनातन धर्म की बात करें तो आप देखिए वहाँ पर त्योहारों का काफी महत्व होता है, तो उसी को लेकर के शहर में तमाम तरीके से मेले भी लगे हैं, तो वहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आता। लेकिन सोनिका अगर बात करें सरकार की और धरातल पर जो सरकार वादे और दावे करती है तो उसको धरातल पर देखने को मिलता है कि जो सरकार की तैयारियां है थर्ड वेव को लेकर के वो पूरी तरीके से सरकार ने सुनिश्चित कर ली है, चाहे वो नीट वार्ड को लेकर के हो, चाहे वो आईसीयू को लेकर के हो, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के हो। जो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कोविड के लिए होनी चाहिए, जो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कोविड में नहीं थी, उन सबको सुनिश्चित कर लिया है सोनिका सरकार ने। यानी संचित तैयारी तो की जा रही है लेकिन हालात भी सामान्य हो रहे हैं, ऐसे में चुनौती रहेगी प्रशासन के सामने एक। बिल्कुल देखिए सोनिका चुनौती पूर्ण तरह से रहेगी, क्योंकि देखिए आप लगातार आप देखिए मार्केट में अगर त्योहारों का सीजन देखते आया तो मार्केट में भीड़ देखने को मिली, प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन आप देखिए तमाम तरीके के जो अलग अलग राज्य से आने वाले लोग हैं उत्तराखंड के अंदर, वो भी उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, लेकिन तमाम तरीके की चेकिंग भी बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो ये इस तरीके के कार्यक्रम अगर लगातार शहर के अंदर आयोजित होते रहे तो उससे थर्ड वेव जो आने की आशंका बताई जा रही है उस पर कितना असर पड़ता है समय। ठीक है संजय, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें टनकपुर में अग्निशमक आपात सेवा केंद्र में नए भवन कार्यक्रम का उद्घाटन रखा गया और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम भी मौजूद रहे। टनकपुर में अग्निशमन के बने हुए नए भवन में विधिवत पूजा यज्ञ कर प्रवेश किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसपी देवेंद्र पिंचा, पुलिस अधीक्षक चंपावत शामिल रहे। वहीं मौजूद अग्निशमन अधिकारी वंश नारायण यादव ने बताया कि फायर सर्विस स्टेशन का निर्माण ग्रामीण अधिनियंत्रण ने पूरा कर लिया है। इस लोकार्पण में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भी पहले ही कर दिया था। भवन में प्रवेश कार्यक्रम में सीओ टनकपुर और पुलिस अधीक्षक चंपावत शामिल रहे। इस भवन में प्रथम तल में कार्यालय में संबंधित भवन है और ऊपर प्रथम तल में कर्मचारियों के लिए दैनिक किचन, वॉशरूम, डाइनिंग हॉल, बैरिक बने हुए हैं। तो टनकपुर में अग्निशमन आपात सेवा केंद्र में नए भवन का प्रवेश कार्य, इसका निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा पूर्ण कर लिया गया है और जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले ही कर दिया गया था। लेकिन ये नवरात्र का महीना चल रहा है तो गृह प्रवेश के रूप में हमने जो है एक छोटा सा हवन का और पूजा पाठ का आयोजन किया है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यहाँ पे आगमन हुआ उनका और उनके द्वारा पूजा पाठ किया गया है। बाकी जो है लोकार्पण पहले ही हो गया था, आज केवल पूजा पाठ का कार्यक्रम था जिसमें। आगे बढ़ते हैं, पंजाब से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल बड़ी जानकारी है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पंजाब सीएम ने निशाना साधा है और सीएम चन्नी ने दिल्ली सीएम के वादों को झूठा बताया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सीएम केजरीवाल ने उद्योगपतियों से वादा किया था, तमाम वादे केजरीवाल की तरफ से किए गए उद्योगपतियों से। साथ ही सीएम चन्नी कह रहे हैं कि पंजाब सरकार सभी वर्गों को 24 घंटे बिजली दे रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बिजली कार्ड खेल रहे हैं, पंजाब में भी मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। अब उसके बाद सीएम चन्नी कह रहे हैं कि पंजाब सरकार सभी वर्गों को 24 घंटे बिजली दे रही है और उद्योगपतियों से मुलाकात की गई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पंजाब दौरे के दौरान तमाम वादे किए गए उनके साथ। अब इसी पर सीएम चन्नी की तरफ से निशाना साधा गया है। कहा जा रहा है कि सीएम केजरीवाल की तरफ से झूठे वादे किए जा रहे हैं, जनता को के साथ झूठे वादे और झूठे दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। दरअसल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं पंजाब में और उससे पहले राजनीति पंजाब की देख रहे हैं गर्माती जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर पहुंचे, उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की गई और इस दौरान तमाम वादे उनकी तरफ से किए गए, जिस पर सीएम चन्नी साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे और वादे कर रहे हैं, झूठे और वादे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। तो पंजाब से बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। 2022 का विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले सियासत गर्माती जा रही है। हालांकि 2022 में साफ होगा कि कौन सत्ता पे काबिज होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।